आज हमने डेप्रिसिएशन के अंदर जो टर्म्स इस्तेमाल होनी है हमने उसको सीखना है। डेप्रिसिएशन के अंदर जो टर्म्स इस्तेमाल होंगी हमने उनको सीखना है। सबसे पहली और बेसिक टर्म इसकी होती है कॉस्ट। वो हमने सीख लिया। किसी भी नॉन करंट एसेट को जब खरीदेंगे हमने उसको किस पे लिखना होता है? कॉस्ट। आज मैं दोनों लेक्चर अपलोड कर दूंगा, ये वाला भी और कल वाला भी। जिसने कल वाला लेक्चर नहीं लिया वो लाजमी लेक्चर लेगा। इसको वैसे मैं इंडिपेंडेंट करूंगा कि जिसने कल वाला लेक्चर नहीं भी लिया उसको भी ये समझ लग जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन के अंदर 90% आपको कॉस्ट गिवन होती है, और अगर गिवन ना हो, अब बोला नहीं है, परचेज प्राइस आपको मिल जाएगी और बाकी वो एक्सपेंसेस आपको मिल जाएंगे जिसको इसमें ऐड करना होगा या इग्नोर करना होगा। तो जो ऐड करने वाले हैं वो हम ऐड कर देंगे और जो इग्नोर करने वाले होंगे उसको हम इग्नोर कर देंगे। हमारे पास उस चीज की कॉस्ट फाइंड हो जाएगी। वैसे अगर कॉस्ट की डेफिनेशन पूछी जाए तो कॉस्ट की डेफिनेशन वही है, कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। ये जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी, डेफिनेशन वही है कॉस्ट की। अब यहां पर हम कॉस्ट फाइंड करते हैं, डेफिनेशन ही फाइंड कर रहे होते हैं। कॉस्ट के बाद आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स की यूजफुल लाइफ का मतलब क्या है। एसेट की यूजफुल लाइफ का मतलब क्या है कि अगर कोई एक सिंगल एंटिटी कितनी देर एक एसेट को इस्तेमाल करेगी, एक सिंगल एंटिटी कितनी देर एक एसेट को इस्तेमाल करेगी। मिसाल के तौर पर उसके टाइम देखा जाएगा जिसको हम ईयर्स में बोल सकते हैं, और या उसकी प्रोडक्शन देखी जाएगी जिसको आप यूनिट्स में देख सकते हो। इसकी एग्जांपल सुने। एक सिंगल एंटिटी किसी भी एसेट को कितने साल इस्तेमाल करना चाहती है। अगर वो उसने एक एंटिटी है, उसने एक मशीन खरीदी है, अब उसने कहा जी मैंने इसको इस्तेमाल करना है 5 साल, फिर मैंने इसको बेच देना है क्योंकि ये बेस्ट रिजल्ट 5 साल तक देती है। तो ये उसकी यूजफुल लाइफ है, उस मशीन की यूजफुल लाइफ है। या बिजनेस ने सोचा कि मैंने जो ये मशीन खरीदी है इससे मैंने 5 लाख यूनिट्स बनाने हैं तो 5 लाख यूनिट्स भी उसकी लाइफ है। लाइफ दोनों में से कोई एक बताई जाए होगी। ऐसा नहीं होगा कि 5 साल और 5 लाख यूनिट्स, नहीं। या वो यूनिट्स फॉर्म में बताएगा लाइफ, आउटपुट फॉर्म में, या बताएगा ईयर्स या टाइम फॉर्म। तो किसी भी फॉर्मेट में लाइफ बता सकता है। अगर हम बात करें एक और लाइफ भी गिवन हो सकती है जो आपके डिस्कस नहीं हुई, वो है नंबर ऑफ आवर्स। कि आपने जी 10,000 घंटे इस्तेमाल करना है, टोटल 50,000 घंटे टोटल इस्तेमाल करना है, तो ये भी उसकी लाइफ है। यूजफुल लाइफ क्या है? कोई भी एंटिटी अपने नॉन करंट एसेट को जितनी देर के लिए इस्तेमाल करना चाहती है वो उसकी यूजफुल लाइफ। टाइम के लिहाज से ईयर्स बताए होंगे, और अगर यूनिट्स हैं तो वो कहेगी जनाब मैंने इसकी लाइफ से या इस प्रोडक्ट यानी प्रोडक्शन यूनिट से इतने यूनिट्स बनाने हैं। एक बात। दूसरी चीज होती है इकोनॉमिक लाइफ। एक होगी यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ किसको देखा जा रहा है? सिंगल एंटिटी को। अब इकोनॉमिक लाइफ का मतलब है, अज्यूम करते हैं कि एक बिजनेस ए है, उसने एक मशीन खरीदी और उसको 5 साल के लिए इस्तेमाल किया।
तो ये क्या हुई उसके लिए? यूजफुल लाइफ। 5 साल बाद उस बंदे ने बी बिजनेस को सेल कर दिया, वही मशीन, सेम मशीन है, उसने इसको 3 साल के लिए इस्तेमाल किया, तो बिजनेस बी के लिए 3 साल क्या है? यूजफुल लाइफ। 3 साल इस्तेमाल करने के बाद बी ने फर्दर उसको सी को बेच दिया, उसी मशीन को। अब सी ने वही में सेम मशीन चल रही है, उसने उसको 2 साल इस्तेमाल किया, तो उसके लिए यूजफुल लाइफ कितनी हुई? 2 साल। हर एंटिटी के लिए अपनी अपनी यूजफुल लाइफ है, जितनी देर के लिए वो उससे बेनिफिट लेंगे, चाहे वो यूनिट फॉर्म में हो, चाहे वो ईयर्स फॉर्म में। अब इसकी इकोनॉमिक लाइफ, अब सी ने जब उसको 2 साल इस्तेमाल कर लिया, अब वो काबिल इस्तेमाल ही नहीं रहा है, अब वो मशीन काबिल इस्तेमाल नहीं रही, कोई उसको इस्तेमाल, बस अब वो कबाड़ी की तरफ जाएगी और उसका कोई हल नहीं। कोई अगर इसको इस्तेमाल करता है तो उसका जितना इस्तेमाल पे खर्चा आ रहा है, बेनिफिट कम हो रहा है, तो इसलिए फिर वो इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। तो इसकी जो इकोनॉमिक लाइफ होगी पता कितनी होगी? 10। एक सिंगल एंटिटी किसी एसेट को कितनी देर इस्तेमाल करती है? यूजफुल लाइफ। सारी एंटिटीज एक एसेट को जितनी देर के लिए इस्तेमाल करेंगी, इकोनॉमिक लाइफ। क्या यूजफुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ बराबर हो सकते हैं? हो सकते हैं। एक भाई साहब टोटल लाइफ ही खुद ही इस्तेमाल कर ले, वो इतना निचोड़े कि उसके बाद किसी काबिल इस्तेमाल ना रहे, तो यूजफुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ बराबर है। क्या यूजफुल लाइफ इकोनॉमिक लाइफ से बड़ी हो सकती है? यूजफुल लाइफ कभी बड़ी, छोटी तो हो सकती है, बड़ी नहीं होती, क्योंकि इसमें 5 साल यूजफुल लाइफ है, 3 साल है, 2 साल है। लेकिन अगर टोटल यूजफुल लाइफ को प्लस करेंगे तब भी वो कितनी बनती है? टोटल इकोनॉमिक लाइफ के बराबर आती है, इकोनॉमिक लाइफ से ज्यादा नहीं हो सकती। तो यूजफुल लाइफ का कॉन्सेप्ट क्लियर है? यूजफुल लाइफ किसे कहते हैं? एक सिंगल एंटिटी अपने नॉन करंट एसेट को कितनी देर के लिए इस्तेमाल करेगी, और इकोनॉमिक लाइफ सारी एंटिटीज किसी एसेट को कितनी देर के लिए इस्तेमाल करती है। डन? चलिए इसकी डेफिनेशन ओके करते हैं जी। यूजफुल लाइफ पर आ जाए, ये सारी चीजें मैं आपको अपने तरीके से बताता हूं। यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ इज द पीरियड over which an asset is expected to available for use by an entity। डेफिनेशन आप किसकी सीख रहे हैं? यूजफुल लाइफ की। पीरियड मतलब टाइम, which asset is expected to available for use by an entity, एक एंटिटी, या नंबर ऑफ प्रोडक्शन या सिमिलर यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन फ्रॉम द एसेट्स बाय एन एंटिटी। यहां पर उसने इकोनॉमिक लाइफ की डेफिनेशन आपको नहीं बताई, बट मैंने आपको इकोनॉमिक लाइफ की भी डेफिनेशन बता दी है, पेपर में पूछ लेता है वो। ठीक होगी बात? अब आगे चलते हैं। ये इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक लफ्ज हम सीखेंगे, डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट कहते किसे? डेप्रिशिएबल अमाउंट की अगर हम बात करें तो डेप्रिशिएबल अमाउंट का फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू को क्या बोलते हैं? डेप्रिशिएबल अमाउंट। अच्छा, डेप्रिशिएबल अमाउंट है क्या? अब अज्यूम करते हैं आपने एक एसेट खरीद लिया 1 लाख का। ध्यान से सुनिए बातें, ये बड़ी काम की हैं, प्रैक्टिकल बातें। 1 लाख का आपने एसेट खरीदा तो आपका खर्चा हुआ, ये क्या है? ये खर्चा। बट ये खर्चा है कौन सा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप फॉरेन एक्सपेंस में नहीं लिख सकते। तो कैसे लिखते हो एक्सपेंस में? ओवर द लाइफ। ओवर द, अज्यूम करते हैं कि आपका ये एसेट चलेगा 10 साल,
अब आपने इसको 10 पे डिवाइड करना है और 10-10 हजार करके एक्सपेंस में लिख लेना है। तो 10 सालों में आपका ये 1 लाख एक्सपेंस में चला जाएगा। तो इस वजह से आपको टैक्स बेनिफिट होगा या टैक्स लॉस होगा? टैक्स बेनिफिट होगा, क्योंकि आप लोग अपना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में लिखोगे, प्रॉफिट कम हुआ करेगा और टैक्स भी कम लगेगा। अब आगे टैक्स वाला भी शेयर है। वो कहता है कि अच्छा यार इधर आ, तेरा 1 लाख का खर्चा हुआ, मैं मान लेता हूं एक्सपेंस में लिखना है, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है जब ये आपका एसेट अपनी 10 साल लाइफ पूरी कर लेगा तो क्या ये इसकी वैल्यू 0 होगी या कुछ स्क्रैप वैल्यू हो सकती है? हमने कहा हो सकती है। हमने कबाड़िए से पूछा था कि ऐसा एसेट अगर 10 साल पुराना आपको बेचा जाए तो कितने का आप लोगे? वो कहता 10,000 का। अब सुनिए जरा, मैंने अगली डेफिनेशन पर चला गया हूं, दोबारा सुनिए। एफबीआर ने क्या कहा? एफबीआर पता टैक्स लगाने वाला जो होता है, एफबीआर ने कहा कि भाई तू 1 लाख अपना एक्सपेंस में लिखना चाह रहा है 10 पे डिवाइड करके 10,000, हमें कोई मसला नहीं है, बट ये भी तो देख कि 10 साल बाद इससे आपको कोई इनकम भी तो होगी जो इसको बेचोगे। हमने कहा नहीं हमें नहीं पता, नहीं होगी। वो एक कबाड़िया लेकर आ गया एफबीआर वाला, कहता यार बता ये वाला जो एसेट पड़ा हुआ है आज जो ये खरीद के आया है 10 साल बाद इसकी क्या वैल्यू होगी? वो कहता है जनाब तकरीबन ये 10,000 का बिक जाएगा। ये उसने अंदाजा लगाया कब? आज या 10 साल बाद? आज लगाया, बट 10 साल बाद। अब उसने जो बोला ना वो लफ्ज सुने, उसने कहा अगर मैं आज इस जैसा एसेट 10 साल पुराना खरीदूंगा तो मैं 10,000 में खरीदूंगा। वो आज खरीद रहा है या 10 साल बाद खरीद रहा है? फिर दोबारा सुने, कबाड़िया कहता है अगर मैं ये वाला एसेट कोई 10 साल पुराना मुझे आज लेकर दे दे आज, लेकिन वो कब? 10 साल बाद, तो मैं उसको 10,000 में खरीदूंगा। अगर दूसरी बात सुने, याद रखें हम फाइनेंस स्टार्ट कर चुके हैं, ये जो कॉन्सेप्ट में डिस्कस करने लगे ये फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी तक हम वहां पर पहुंचे नहीं। फाइनेंस में मैं डिस्कस करूंगा। ये बात तो कंफर्म है 10 साल पुराना वैल्यू 10 साल की बाद की जो वैल्यू है ना आज की वैल्यू में ऐड नहीं हो सकती। ये बात याद रखें। जब टाइम डिफरेंट हो ना, डिफरेंट टाइम की दो अमाउंट्स आपस में प्लस नहीं होती। अब ये बिकना कब है? 10 साल बाद। अब वो 10 साल बाद की वैल्यू पता नहीं क्या होगी, हालात कैसे हो, जंग लग जाए, कोविड आ जाए, जल्जले आ जाए, कोई पता नहीं। बट वो रेजिडुअल वैल्यू जब देखेगा ना वो कहेगा ये जो एसेट है ना मुझे अगर आज भी बेचे और वो नया या 10 साल पुराना? 10 साल पुराना। यही वाला एसेट अगर 10 साल पुराना आज ही हो जाए तो मैं कितने में खरीदूंगा? इसका मतलब है उसकी जो 10,000 है वो रेजिडुअल वैल्यू है। उसे क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वैल्यू। तो रेजिडुअल वैल्यू जब फाइंड की जाती है ना, वो भला कैसे फाइंड की जाती है? हमारा जो आज एसेट है अगर हम आज उसको बेचें, लेकिन बेचे कैसे करके? उसको नया करके या 10 साल पुराना करके? 10 साल पुराना करके जो मुझे आज वैल्यू मिलेगी उसे क्या माना जाएगा? रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है। अब रेजिडुअल वैल्यू वो कहता है जनाब 10,000 रेजिडुअल वैल्यू है। अगर मुझे कोई आज 10 साल पुराना एसेट देगा तो आज मैं उसको 10,000 में खरीद लूंगा। तो टैक्स वाला कहता है कि भाई साहब 10,000 तो तुझे वापस मिल जाना है, तो तू 90,000 को 10 पे डिवाइड कर। किसको डिवाइड कर? क्योंकि तेरा खर्चा अब 1 लाख तो ना हुआ, तेरा खर्चा कितना हुआ? 90,000। या तो एक अकाउंटिंग ऐसे हो सकती थी कि चलो 1 लाख आप खर्चा ले लो, जब 10,000 का बेचोगे तो इनकम में लिख लेना। बट ये तरीका काबिल कबूल नहीं है। ये तो हमने सोचा है। स्टैंडर्ड क्या कहता है? कहता है आप ऐसा करो कि अगर आपको लगता है आपके एसेट को बेच के 10 साल बाद कुछ वैल्यू मिलेगी, उसका नाम क्या रखोगे? रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, ये सारे इसके नाम है। स्क्रैप वैल्यू, 10 साल बाद बेचेंगे तो अपनी रेजिडुअल वैल्यू पे बिकेगा। एग्जैक्ट उस अमाउंट में नहीं बिकेगा, ऊपर नीचे जो बिकेगा वो गेन या लॉस में नहीं। अभी
हमने अपनी यूजफुल लाइफ देखनी है, उनकी जो हम यूजफुल लाइफ के बाद देखेंगे, इकोनॉमिक लाइफ के बाद नहीं। स्क्रैप वैल्यू और इसका नाम क्या है जी, सैल्वेज वैल्यू, ठीक होगी बात। और इसको ट्रेड इन वैल्यू भी कहते हैं, ये हम मैथ में जाकर पढ़ेंगे, ट्रेड इन वैल्यू भी वहां पर ये लफ्ज लिखा हुआ है। तो ये इसके नाम होते हैं जब पुराना एसेट अपनी लाइफ पूरी कर चुका होता है, यूजफुल लाइफ, तो उसके बाद इस वैल्यू में बिकता है। आप उसको स्क्रैप वैल्यू कहो, सैल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, सबसे ज्यादा जो नाम इस्तेमाल होता है ना वो रेजिडुअल वैल्यू। वो कहता है फिर आपने डेप्रिशिएट पूरी अमाउंट को नहीं करना, कितनी अमाउंट को करना है, कॉस्ट माइनस, और इसको बोलेंगे क्या, डेप्रिशिएबल अमाउंट। वो डेप्रिशिएबल अमाउंट है। हम 90,000 को 10 पे डिवाइड करेंगे। आप किसको डिवाइड करेंगे, पूरी कॉस्ट को नहीं, डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या हुई, डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिड्यूसिंग द रेजिडुअल वैल्यू फ्रॉम इट्स कॉस्ट। नहीं, जीरो भी हो सकती है, नील भी हो सकती, फिर कॉस्ट के बराबर ही होगी डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑब्टेन कैसे होती है, रिड्यूसिंग द रेजिडुअल वैल्यू फ्रॉम इट्स कॉस्ट। लिखने की जरूरत है, चलो जी, हो गया डेप्रिशिएबल अमाउंट। सॉरी, अगर वो कहेगी जी ये बिकने के काबिल ही नहीं है, कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं, स्क्रैप में इमटेरियल सी वैल्यू है, तब नील समझा जाएगा, ठीक होगी बात। फिर तो नील है तो फिर तो नहीं माइनस करेंगे ना, है ही नहीं कुछ, जीरो। अच्छा, रेजिडुअल वैल्यू के बारे में हमने क्या सीखा कि अगर हम, अब सुने, अगर हम आज ही इसको बेचते हैं 10 साल पुराना करके, तो क्या वैल्यू मिल सकती है, उसे क्या बोलेंगे। चलो आओ जरा फिर अंग्रेजी का टेस्ट लेते हैं। पहले डेप्रिशिएबल अमाउंट का पता चला, कॉस्ट माइनस, अब इसके नीचे एक बोल्ड करके लिखा हुआ है रेजिडुअल वैल्यू। ये पेपर में एज इट इज डेफिनेशन तो नहीं आती, इसका क्वेश्चन आता है पेपर, वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता भी हूं कि किस तरह का आया हुआ क्वेश्चन, वो हमारी बुक में नहीं है वैसे, वो FR 1 के अंदर क्वेश्चन मैंने देखा जो आपके सवाल के अंदर है, तो इसलिए वहां से भी वो क्वेश्चन जो आपसे रिलेटेड है वो पिक कर सकता है। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट। पहली बात, ये बात सही लिखी हुई है, एस्टिमेटेड अमाउंट, बिल्कुल एस्टिमेटेड है, दैट एन एंटिटी वुड करंटली ऑब्टेन फ्रॉम डिस्पोजल। करंटली का क्या मतलब है, आज। अगर वो आज ही बेचकर उसको हासिल होता है, नया एसेट या आज ही 10 साल पुराना करके, हाँ जी, करंटली ऑब्टेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एसेट आफ्टर डिडक्टिंग एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। हाँ, अगर कोई बेचने पे खर्चा आता है वो माइनस कर, मतलब आपने कहा ना 10,000 का बिकेगा और 1,000 रुपए कोई कमीशन वगैरह या टैक्स वगैरह भी लग जाएगा, तो फिर रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी, 9,000। स्क्रैप में भी टैक्स तो लग सकता है ना, टैक्स या कमीशन कोई ले लेता है। आपके पास कोई स्क्रैप में पड़ा हुआ है माल, आपको पता नहीं है कहां बेचना है, आपने एक बंदे से कहा यार ये मुझे बिकवा दो, वो कहता ठीक है बिकवा देता हूं, मैंने इतने % कमीशन लेना है, तो फिर क्या हो गया, वो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, वो माइनस कर देंगे। जितने पैसे हमें मिलेंगे और पैसे लेने के लिए जो उसके ऊपर थोड़ा बहुत कोई खर्चा आएगा वो माइनस। यहां से डेफिनेशन आ रही है, इफ द एसेट्स वर ऑलरेडी ऑफ द एज एंड कंडीशन एक्सपेक्टेड टू द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। दोबारा देखें, यही वो बात है जो हम कर रहे थे, क्या लिखा हुआ है, इफ, किस तरह से उसकी लाइफ देखनी है, इफ द एसेट्स वर ऑलरेडी ऑफ द एज एंड इन द कंडीशन एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। आज हम देख रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 10 साल पुराना होगा तो कितने का बिकेगा, और देख कब रहे हैं, आज ही, और आज ही उसको देख लेते हैं कि ये पुराना होता तो कितने का बिकता, और वो जो बिकेगा माइनस कोई एक्सपेंस आएगा उसको क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वैल्यू। अब रेजिडुअल वैल्यू में ना चीजें अलग अलग करते हैं। पहली बात, ये एस्टिमेटेड अमाउंट होती है, ये बात मानने वाली है, करंटली ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्पोजल लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, दो बातें।
तीसरी बात, उस डिस्पोजल की वैल्यू आज देख रहे हैं, लेकिन देख के कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इफ द एसेट्स वर ऑलरेडी ऑफ द एज एंड इन द कंडीशन एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ इट्स, वो उसकी 10 साल लाइफ गुजर चुकी है। ठीक होगी बात? तो ये हमारे पास आ गई रेजिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन। अगर मैं इसका क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूं, यहां पर 45, ये क्वेश्चन 43 देखिए। ड्यूरिंग द ईयर 2019 an entity purchased a machine 20 million to be used for 6 years। ये 6 साल क्या है काशिफ? क्या है ये? यूजफुल है। Which of the following would represent residual value of this machine in 19? खरीदा भी 19 के अंदर है, 6 साल इस्तेमाल करना है और कह रहा है कि इसकी रेजिडुअल वैल्यू बताओ कितनी होगी। अब पहला सवाल, रुपीज 15 मिलियन होगी, कैन बी करंटली ऑब्टेन फ्रॉम डिस्पोजल इन प्रेजेंट कंडीशन। नहीं, प्रेजेंट कंडीशन का मतलब नई हालत में, नई हालत में नहीं, किस हालत में? करंटली ऑब्टेन करना है, लेकिन वो अपनी पुरानी हालत में पहुंच चुका। आगे देखते हैं। 0.4 मिलियन कैन बी करंटली ऑब्टेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ 6 years old सिमिलर मशीन। यही इसका आंसर है। देखें, करंटली ऑब्टेन, डिस्पोजल किस कंडीशन में जाकर? 6 साल पुराना एसेट आज कितने का बिकेगा। अगला डेफिनेशन भी देख लेते हैं। 18 मिलियन कैन बी ऑब्टेन इन 2025, 2019। 7 मिलियन 2025, ये भी मिलना आज ही है, लेकिन मिलना को किस तरह करके है? 6 साल पूरा। तो ये पेपर में आपको इस तरह का सवाल आया हुआ है। ठीक हो गया? अब रेजिडुअल वैल्यू वाला सवाल हो जाएगा। चले जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अभी हमने क्या पढ़ लिया? एक यूजफुल लाइफ पढ़ी, एक डेप्रिशिएबल अमाउंट पढ़ा, एक, उसके बाद आप आ जाएं डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं। डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं? सबसे पहले डेप्रिसिएशन का मतलब पहले सुनो। डेप्रिसिएशन का ये कुछ छोटा सा मतलब, ये इसके इतने ज्यादा मतलब बनते हैं ना। एक तो इसके ऊपर मैचिंग कॉन्सेप्ट फिट होता है कि जैसे जैसे हम उसको इस्तेमाल करके बेनिफिट ले लेंगे, वैसे वैसे उसको एक्सपेंस में लिखेंगे। आपको याद होगा, अगर डेप्रिसिएशन के ऊपर वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पूछे ना, तो कौन सा फिट करना है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे कौन सा होता है? प्रूडेंस। और अलाउंस फॉर बैड डेट्स के ऊपर प्रूडेंस, और डेप्रिसिएशन के ऊपर मैचिंग। इस पर भी प्रूडेंस लगता है, लेकिन बेस्ट कौन सा है? मैचिंग। अब मैचिंग, इसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट, अगर मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं गिवन तो फिर प्रूडेंस। अब आए जरा, हुआ ये, हमें क्या कह दिया गया कि भाई आप ऐसा करो, 1 लाख में से 10,000 माइनस करो और बाकी बच गया कितना? 90,000। इसको ओवर द लाइफ आप इसको ना एक्सपेंस में लिख लो। ये हमें इजाजत मिल गई। क्या इजाजत मिली? कि एसेट्स की
डेप्रिशिएबल अमाउंट को, कॉस्ट को या डेप्रिशिएबल अमाउंट को, डेप्रिशिएबल अमाउंट को ओवर द लाइफ आप अपने एक्सपेंस में लिख सकते हो। हमने कहा चलो ठीक है, हमने क्या किया, पहले साल 80,000 लिख लिया, पहले साल क्या लिख लिया 80,000, और बाकी हर साल 10-10 रुपए 5-5 रुपए करने लग गए। उसने 10 साल, उसने कहा है ना 10 सालों पे कर लेना, तो ठीक है। हम किसी साल ऐसा करते हैं 50,000 कर लेते हैं, किसी साल 10,000 कर देते हैं। क्या ऐसी इजाजत होगी? इजाजत होगी तो उसके लिए क्या होगा, कोई सिस्टम होगा, कोई मेथड होगा, कोई फार्मूला बताया जाएगा कि भाई आप किसी सिस्टम के तहत इस 90,000 को इस लाइफ के ऊपर एलोकेट कर सकते हैं। मतलब डेप्रिसिएशन क्या चीज है? डेप्रिसिएशन है आपने डेप्रिशिएबल अमाउंट को ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट एलोकेट करना है, लेकिन एलोकेट अपनी मर्जी नहीं करनी, कोई सिस्टम के तहत करना। तो अगर मैं इसी चीज को इस तरह से पढ़ूं कि डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन एक सिस्टमैटिक एलोकेशन है। बताओ ऐसा है या नहीं? डेप्रिसिएशन क्या है? एक सिस्टमैटिक एलोकेशन है। किसकी एलोकेशन है? किसकी एलोकेशन है? डेप्रिशिएबल अमाउंट की। कितनी देर के लिए? ओवर द लाइफ या यूजफुल लाइफ। तो डेप्रिसिएशन क्या चीज हुई? डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ दैट एसेट। कौन सा एसेट? जिसको आपने डेप्रिशिएट कर। तो डेप्रिसिएशन में तीन बातें छुपी पड़ी हैं। डेप्रिसिएशन एक सिस्टमैटिक एलोकेशन है। किसकी? डेप्रिशिएबल अमाउंट की। कब तक? ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द। लग गई समझ या लग समझ गई जी? हाँ, यूनिट उसका भी वो एक मेथड बन जाता है। जितने यूनिट हम साल भर में बनाएंगे ना, उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट करके। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बट एक फार्मूला होगा, एक सिस्टम जरूर होगा कि भाई यूनिट जितने बनाओगे उतने करना। दैट इज अ सिस्टम। अब जरा इसकी डेफिनेशन देख लें। ये हम तोड़ कर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जिस जगह पर हमने जाना है, यहां पर देखें, ये जो आपके पास ये ग्रीन गिली कलर में नजर आ रहा है, डेप्रिसिएशन इज सिस्टमैटिक एलोकेशन of depreciable amount of asset over its definition पूरी होगी। और ये पेपर में सवाल आया हुआ है। एक रेजिडुअल वैल्यू वाला सवाल हो गया, एक डेप्रिसिएशन वाला सवाल हो गया। तो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन पेपर में आई हुई है, वो सिंपल ये कह देता है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो देख लेता है। अब कहता है हम ऐसा करते क्यों? ये जो बातें मैं आपको बताता हूं ना, ये मुझे ख्वाब में नहीं आती, किताब में लिखी होती। जब आप लोग एज अ स्टूडेंट लेवल पे पढ़ते हो, कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो पढ़ते ही ऐसा है, वो कभी फेल भी नहीं होते अगर पढ़ लें तो। जो गॉड गिफ्टेड होते हैं ना, फिर वो पढ़ते नहीं है। जो बेचारे गॉड गिफ्टेड नहीं होते, वो पढ़ पढ़ के मर जाते हैं। अल्लाह ताला शायद बैलेंस रखना चाहता है। अब देखें, इन सिंपल वर्ड, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस दैट मैच। ये मैच कौन सा है? क्रिकेट मैच तो नहीं है, ठीक है ना? द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट टू द बेनिफिट अर्न्ड फ्रॉम इट्स ओनरशिप। ये डेफिनेशन मैचिंग कॉन्सेप्ट की लिखी हुई है। वो कहता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिख रहे हैं दैट मैच, जो मैच करेगी किससे? कॉस्ट ऑफ एसेट के टू द बेनिफिट अर्न्ड फ्रॉम इट्स ओनरशिप। जैसे जैसे उससे बेनिफिट आता जाएगा, वैसे वैसे हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में लिखते जाएंगे। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में लिखना क्या आता है? कॉस्ट ऑफ एन एसेट। जो एसेट की कॉस्ट है ना, उसे ही एक्सपेंस में लिखा जाता है। जैसे जैसे बेनिफिट लोगे, वैसे वैसे उसको 10 साल के लिए बेनिफिट लोगे, 10 साल पे डिवाइड कर दो। 5 साल पे बेनिफिट लोगे, 5 साल पे डिवाइड कर दो। आगे, इट इज कैलकुलेटेड सो दैट बिजनेस रिकॉग्नाइज्ड द फुल कॉस्ट associated with the non-current assets over the entire period
दैट द एसेट इज यूज्ड। दोबारा इसको पढ़े, इसका मतलब सीखना है जी। वो कहता है इट इज कैलकुलेटेड सो दैट बिजनेस रिकॉग्नाइज द फुल कॉस्ट। क्या मतलब है बिजनेस रिकॉग्नाइज द फुल कॉस्ट? पूरी कॉस्ट एक्सपेंस में लिखना है। रिकॉग्नाइज फुल कॉस्ट का क्या मतलब है? पूरा खर्चा रिकॉग्नाइज हो जाएगा, एक ही दफा हो जाएगा या ओवर द लाइफ होगा? लिखा हुआ है, कहता है बिजनेस रिकॉग्नाइज फुल कॉस्ट, पूरा एक्सपेंस लिखेगा एसोसिएटेड विद नॉन करंट एसेट, जो उस नॉन करंट एसेट का होगा, ओवर द एंटायर पीरियड दैट द एसेट इज गॉट इट। In effect, the cost of the asset is transferred to the statement of comprehensive income over the life of the assets. There may be several years. क्या लिखा हुआ है कि कॉस्ट को आपने एक्सपेंस में लिखना है, किस नाम से लिखेंगे? डेप्रिसिएशन के नाम से। ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट, वो कितने भी हो सकते हैं साल, वो 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 साल भी हो सकते हैं, मतलब जितने साल का एसेट है। अब एक बिल्डिंग है, अब कुछ बिल्डिंग ऐसी होती है जिनकी लाइफ 50 साल हो सकती है, और यहाँ पर अगर आप देखें पुराने लाहौर में चले गए तो वो किसी मुगलिया खानदान ने बनाकर गए थे, तो अभी भी वो चल रही। ठीक होगी बात? अब ये पैराग्राफ और ये लाइन समझ लग गई? डेप्रिशिएबल अमाउंट की बात हुई है किधर? मैचिंग कॉन्सेप्ट में देखो ना, कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो आप चाह रहे हो कि वो डेप्रिशिएबल अमाउंट की बात करें। कॉस्ट का मतलब है हमारा खर्चा कितना होगा, और नेट करोगे तो वही बात आ जाएगी। मेन वो डेप्रिशिएबल अमाउंट की ही बात कर रहे हैं, उसमें वो डेप्रिशिएबल अमाउंट रेजिडुअल वैल्यू को नील कंसीडर कर लो, फिर तो कॉस्ट ठीक रह जाएगी ना। तो वो इस मेन कॉस्ट की बात या डेप्रिशिएबल अमाउंट की ही बात हो रही है। ये हमारे पास लाइन बन गई है, सारी बन गई जनाब। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब बातें आ गई, ये दो वाली, ये दो बातें हमने क्वेश्चंस के साथ पढ़ ली। हम जा रहे हैं जनाब, अभी तक हमने कितना भी जो भी टाइम पढ़ा है सिर्फ 4-5 बातें पढ़ी, ठीक है। लेकिन ये 4-5 बातें अगर आप लोग कल को ये पढ़ के आपको समझ ही ना लगे तो ये हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आपको पढ़ के सबको, तो आप, बहुत सारे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, 2-4 लोग ऐसे हैं जो बैठे हैं तो उन्हें पता ही नहीं है वो अपनी जिंदगी का कितना बेस्ट टाइम जाया कर। लेकिन मैंने तो एक चीज आपको बताई कि लिखा क्या हुआ है, ठीक है, वरना सिंपल मैंने आपको यही बताया कि ये जो चीज आपका टॉपिक है ना, इससे 90% बड़ा टॉपिक, यही मोर देन 90% मैंने 2 दिन में पढ़ाया है। मतलब मोर देन 90%, इससे ज्यादा जो है 2 दिन में पढ़ाया, और हम इसको 2-3 दिन और भी शायद लग जाए हमारे। तो अगर उसका बेनिफिट ना मिला ना तो हमारा ये टाइम है। आए जरा उसके बाद वो जो सिस्टमैटिक एलोकेशन की बात की है ना, उसकी बात करने लगे हैं, उसे बोलते हैं मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड्स ऑफ, हमारे सिलेबस में 4 मेथड, एक को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, एक को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा मेथड होता है जनाब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एक को बोलते हैं जी सम ऑफ डिजिट्स, एक को बोलते हैं जी आउटपुट या प्रोडक्शन मेथड। अच्छा, इस जैसा एक मेथड और भी होता है, हम उसको नंबर 5 क्या देते हैं? यूजेज मेथड। या अर्ली बेस्ड मेथड। ये जो चौथा और 5वां मेथड है ये एक जैसे ही, चौथा और 5वां एक जैसे।
5वां आपकी बुक में लिखा ही नहीं हुआ तो, बट पूछा जा सकता है, इसमें कोई मसला नहीं, पूछा जा सकता है। डन। तो अभी हम कौन सा मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। ये कोशिश तो करेंगे कि ये, वैसे तो ये आज ही खत्म हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड के कुछ नाम लिख लें। स्ट्रेट लाइन मेथड को आप लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हो। स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोला जाता है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अब इसमें होता क्या है, क्वेश्चन कैसे किया जाता है, डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड की जाती है, उसका तरीका सुना। अगर सपोज मैंने एक प्लांट खरीदा, प्लांट की कॉस्ट है जी 1 लाख रुपए। एक प्लांट जिसकी कॉस्ट है 1 लाख, तो इसकी यूजफुल लाइफ है आपके पास 8 साल, और रेजिडुअल वैल्यू है 20,000। ये क्वेश्चन है जी हमारा। कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। कितनी देर एंटिटी ने इसको इस्तेमाल करना है? 8 साल। और उसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 20,000। ठीक होगी बात। अब हम ये चाह रहे हैं कि इसको हर साल डेप्रिसिएशन में कितना लिखेंगे, हर साल इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आएगी। वो कहेगा मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में आप डेप्रिसिएशन का फार्मूला लिखें जरा। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन फाइंड करने का फार्मूला कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, या कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। दो फार्मूले हैं जी, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, या कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे पहले साल की डेप्रिसिएशन बताएं, 10,000 कैसे फाइंड की? डेप्रिसिएशन ईयर 1 की कैसे फाइंड किया आपने? कॉस्ट कितनी है जी? 1 लाख। 1 लाख। आपने 20,000 माइनस किया, उसको 8 पे डिवाइड किया, तो कितना आंसर आ गया? 10,000। ये आपके पास 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई। क्या चीज आ गई? 1 साल की। पता है अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो जो चीज बच जाएगी 90,000, इसको बोलते हैं कैरिंग अमाउंट। क्या बोलते हैं इसको? कैरिंग अमाउंट, या इसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू, या इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। ये इसके सारे ही नाम है। 1 लाख कॉस्ट है, 10,000 डेप्रिसिएशन है, और 90,000 कैरिंग अमाउंट है। कैरिंग वैल्यू कह लो, कैरिंग अमाउंट कह लो।
अब ये तो पहला साल है, पहला साल खत्म हो गया। अब आ गया दूसरा साल। वो कहता है अच्छा बताओ दूसरे साल की डेप्रिसिएशन क्या है? सेम रहेगी क्योंकि फार्मूला सेम है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। मतलब यहां पर फार्मूला हम डेप्रिसिएशन का इधर लिख के रख लेते हैं, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। अगर आप जाग रहे हो तो मजे की चीजें बताता, नहीं तो फिर रहने देते हैं, काम तो चल रहा है। ठीक है। अब और वो बहुत कम लोग जानते हैं उस बारे में, लेकिन कुछ लोग तो जानते ही नहीं है। मतलब हालांकि इतना अच्छी चीज है। डेप्रिसिएशन ईयर 2 की कितनी आएगी? 10,000, क्योंकि फार्मूला तो चेंज हुआ नहीं। और दूसरा इसका नाम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट भी तो है। पिछले साल भी 10,000, इस साल भी 10,000, और हर साल 10,000। कब तक? 8 साल तक। पता है 8 साल तक कितनी डेप्शन हो जाएगी टोटल? 80,000। और बाकी 20,000 उसकी क्या है? तो आप एक्सपेंस में पूरा 1 लाख नहीं लिख सकते, 80,000 लिख सकते। अब आपकी बुक वैल्यू 2 साल बाद कितनी बच गई? 1 साल बाद, 2 साल बाद बुक वैल्यू कितनी बच गई? 1 साल बाद कितनी बची थी? 90,000। 2 साल बाद कितनी बच गई? 80,000। 3 साल, तीसरे साल पे चलते हैं। तीसरे साल की पहले डेप्रिसिएशन बताएं। 10,000। और अगर 10,000 को भी माइनस कर देंगे, पेपर में आपसे क्या पूछा जाता है? वो किसी साल की डेप्शन पूछ लेगा। हर साल की डेप्शन कितनी है? 10,000। या वो आपसे बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू पूछ लेगा कि पहले साल के बाद बताओ, दूसरे साल के बाद बताओ, तीसरे साल के बाद बताओ। ठीक हो गया? आज एफआईआर का पेपर है, तो इसलिए जो पेपर देकर आ रहे हैं ना उधर से चेहरा दिखा रहे हैं। हो गया, खत्म हो गया। तो 1:15 हो गया, 12:15 बजे खत्म हो गया। 9 बजे। हाँ जी। अब ये जो हमने किया है ये कोई फार्मूला नहीं। कैरिंग वैल्यू का फार्मूला लिख ले। या पहले पढ़ चुके हो, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू का फार्मूला क्या है? कैरिंग अमाउंट का क्या फार्मूला है? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अजान सुन लो फिर चलते हैं। जी अब देखिएगा जरा, अब एक ही साल एक ही क्वेश्चन के ऊपर टाइम लगा रहे हैं, सारी चीजें यही हैं। एक ही क्वेश्चन आगे सारा रिपीट होना है, मतलब ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब सिर्फ बातें रह गई, मेथड चेंज करेंगे, चीजें खत्म होने जा रही हैं। सबसे पहले हर साल की डेप्रिसिएशन पूछेंगे तो आप कहेंगे जी पहले साल की भी 10,000 है, दूसरे साल की 10,000, तीसरे साल। एक बात खत्म। आपसे वो पूछे कि मुझे जी बुक वैल्यू बताएं, कैरिंग अमाउंट बताएं, हम कहेंगे जी पहले साल के बाद है 90,000, दूसरे साल के बाद है जनाब 80,000, तीसरे साल बाद है 70,000। फार्मूला इसका क्या है? ओरिजिनल फार्मूला जो पूरी दुनिया जानती है वो ये है, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब ईयर 1 पे पहले इस फार्मूले को खत्म करते हैं। ईयर 1 कॉस्ट हमेशा कॉस्ट ही रहती है, माइनस 1 साल तक अक्यूमुलेटेड डेप्शन कितनी थी? 1 साल तक 10,000 इज इक्वल टू। अब आ जाओ दूसरे साल, फार्मूला चेंज नहीं कर रहे, कॉस्ट 1 लाख माइनस 2 साल के बाद अक्यूमुलेटेड डेप्शन कितनी थी? 30,000। अक्यूमुलेटेड का मतलब आप लोगों ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं पढ़ी हो,
प्लस करते जाओ, हर अगली डेप्रिसिएशन पिछली डेप्रिसिएशन में प्लस करते जाओ, तो टोटल कितना आ गया 20,000। तो आपके पास कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई। और अगर आपसे कोई पूछे 3 साल बाद की कैरिंग अमाउंट 1,00,000 माइनस 30,000। डेप्रिसिएशन पूछी जाए तो हर साल की अलग अलग बताते हैं, कभी भी इकट्ठा करके नहीं बताते। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जितनी देर के लिए है उतनी देर को प्लस कर। अब बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट को फाइंड करने के हमारे पास 2 मेथड हो गए। एक कि हर साल बुक वैल्यू में से ना बस अगले साल की डेप्रिसिएशन माइनस करते जाओ, और दूसरा कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। गॉट इट। अब हाँ, इतनी वैल्यू जो हम बुक्स में नहीं लिखते स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, जब हमने वो पढ़ा था कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो बुक्स में वो बुक वैल्यू पे लिखते। अब अच्छा, लोगों को ये फार्मूला बस इतना ही पता है जितना हमने लिख दिया। क्या फार्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस रेजुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय। अब एक प्रॉक्सी फार्मूला लिखवाने लगा। क्या, पहले साल तो यही फार्मूला लगेगा। आपकी डेप्रिसिएशन कितनी आ गई। अब अगले साल देखिए, ईयर 2 में मैंने क्या किया, 90,000 को पकड़ा। ये 90,000 क्या है, कॉस्ट है, ये बुक वैल्यू थी, माइनस रेजिडुअल वैल्यू 20,000 डिवाइडेड बाय 9। आंसर फिर भी 10,000 आएगा, सॉरी 7, क्योंकि लाइफ 8 साल थी ना, 1 साल खत्म हो गई। अब 90,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 7, आंसर फिर भी कितना आ रहा है। फिर एक और जादू देखें, तीसरे साल पे आए, 1 मिनट बताने लगा। तीसरे साल देखें, 80,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 6, आंसर फिर भी। अब ये ऐसा कि कैसे होता है, सुने, अगर आप लोगे ना ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेजुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय फिर टोटल लाइफ, और अगर आप पिछली बुक वैल्यू लोगे तो डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। जैसे 8 साल टोटल लाइफ थी, 1 साल बाद लाइफ कितनी रह गई 7, फिर 2 साल के बाद लाइफ कितनी रह गई 6। तो अगर फार्मूले में आपके पास कभी क्वेश्चन के अंदर जिंदगी में वो बुक वैल्यू देकर स्ट्रेट लाइन मेथड लगवा ले, तो आप लोग परेशान होना कि हम कॉस्ट कैसे फाइंड करें, क्योंकि फार्मूले के अंदर क्या है, कॉस्ट। तो आप चाहो तो बुक वैल्यू से भी आगे बढ़ सकते हो। कॉस्ट का फार्मूला क्या होगा, कॉस्ट के साथ कॉस्ट माइनस रेजुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ, और हर दफा टोटल लाइफ, और बुक वैल्यू माइनस रेजुअल वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग, जितनी गुजर गई है वो निकाल दो। तो ये फार्मूला सिर्फ आपने अभी आपके लेवल तक ये एप्लीकेबल है ही नहीं, आप कर लो ना करो ये आपकी अपनी मर्जी। ठीक होगी बात। अगले क्वेश्चन पे, हाँ जी, आपने क्वेश्चन एक करके देना, फिर एक मैं करके दिया करूंगा, ऐसे खेलते रहते हैं। फाइनेंस भी करेंगे, क्यों टेंशन लेते हो, सब कुछ करके जाना है, सारे करेंगे। अवतारी तक इधर हो जाए, टेंशन ही लेनी। कुछ लोग नया नया आया वो डर ही ना जाए। कॉस्ट एट, मैंने आपको पहले भी कहा इसकी टेंशन नहीं लेनी। कॉस्ट है 12 लाख, रेजिडुअल वैल्यू है जी 1,50,000, यूजफुल लाइफ है जी 10 साल। बताएं जी, पहले 3 सालों की डेप्रिसिएशन भी और पहले 3 सालों की कैरिंग अमाउंट भी। फाइंड डेप्रिसिएशन एंड कैरिंग अमाउंट फॉर फर्स्ट 3 years।
पहले 3 सालों की डेप्रिसिएशन भी और पहले 3 सालों की कैरिंग अमाउंट। हो गया? अब ऐसा नहीं आया? रिजवान अटेंडेंस नहीं लगाई? आया सही में मेरी अटेंडेंस मिली नहीं। अच्छा, शहबाज ये भी अटेंडेंस नहीं लगी हुई। अदनान आया हुआ। हाँ जी, हो गया? हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? 1,05,000। 1,05,000। ओके, अब ना इसको मैं आपको आसान तरीके से फाइंड करने का तरीका बता देता हूं ताकि हमारा पीआरसी में ओके हो जाएगा। आपने इस तरह से कर लिया करें जितने भी साल हो, फिर जो पूछे उसका जवाब दे देना। पहले साल की बात हो रही है, हमारे पास कॉस्ट कितनी थी? 12,000। पहले साल की डेप्रिसिएशन ये आपने कैलकुलेटर से फाइंड करके रखनी है। 12 लाख माइनस 150,000 डिवाइडेड बाय 10, वो आ जाएगी 1,05,000। अब यहां से जब आप कैरिंग अमाउंट फाइंड करोगे ना, तब रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करते। उसका फार्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नॉट रेजिडुअल वैल्यू। पेपर में अक्सर आप परेशान हो जाओगे कि 12 लाख में से 1.5 लाख और 1.5 दोनों माइनस करके कैरिंग अमाउंट है या सिर्फ डेप्रिसिएशन है। ये जो काम है ये होता है डेप्रिशिएबल अमाउंट के लिए। कैरिंग अमाउंट का फार्मूला कोई और है, डेप्रिशिएबल अमाउंट का फार्मूला कोई और है। तो 12 लाख में से 1,05,000 माइनस कर दिया, कितना? 945 12 लाख में से 95 1,05,000 माइनस कर 10 डन। अब आ गया दूसरे साल की डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन तो अपना फार्मूला है 1,05,000। अब देखें, आपसे अगर हर साल के बाद कैरिंग अमाउंट खुद ब खुद आई जा रही है, हमें फाइंड ही नहीं करना पड़ेगा, बट फार्मूला वही है, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर तीसरे साल की बात करेंगे तो तीसरे साल की डेप्रिसिएशन 1,05,000 885। अब जो सवाल आपसे पूछा जाएगा पेपर में वो बता देना। एक सवाल पूछा जाएगा किसी साल की, वो डेप्रिसिएशन पूछ लेगा। 3 साल बाद वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी पूछ लेगा, तो तीनों को प्लस कर देना।
किसी भी साल के बाद की वो कैरिंग अमाउंट पूछ लेगा। अब ये जो आपके पास डेप्रिसिएशन है, पता है ये कहां जाएगी हर साल? एसओपीएल। और जो कैरिंग अमाउंट है पता है कहां जाएगी? ये हम लिखते होते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड एक्शन करके। ठीक होगी बात? फिर एक और सवाल लिखो। अब मशीन, ये अब सवाल अब शुरू करने लगा हूं, पहले तो ऐसे प्रैक्टिस थी। अब मशीन परचेज्ड फॉर ₹400,000 with residual value ₹50,000 at 1/7/2023। एक मशीन आपने खरीदी 4 लाख की, जिसकी रेजिडुअल वैल्यू है 50,000 और खरीदी कब? 1 जुलाई 2023 को। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन is 10% straight line method. Year end of the company year end of the company 31st December each year। वो पता है ना हर कंपनी का अपना ईयर एंड होता है, एक्रूअल एंड प्रीपेमेंट में सीख कर आए हैं अभी। वो कहता है फाइंड डेप्रिसिएशन एंड कैरिंग अमाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2023, 31st December 2024, 31st December 2025। पहले सवाल लिखो, फिर उसके बाद बात करते हैं। क्वेश्चन लिख लिया सबने? SLM क्या? स्ट्रेट लाइन मेथड। क्वेश्चन लिखा गया? अब इसको हल करने का तरीका देखें। कोई भी एसेट जितनी देर आपके पास होगा उस साल उतनी देर के लिए डेप्रिशिएट होगा। हर साल आपने ये भी देखना है कि एसेट आपके पास उस साल के अंदर कितनी देर था। जैसे 2023 के साल में आपका साल कब खत्म हो जाएगा? दिसंबर 2023 में। एसेट आपके पास आया कितना देर कब? इसका मतलब है 2023 में ये एसेट आपके पास अवेलेबल कितनी देर रहा? 6 महीने। तो 2023 में डेप्रिसिएशन भी 6 महीने की लगेगी। लाइफ इसकी कितनी है? रेट है। चलो रेट से मैं आपको लाइफ का भी तरीका सिखाता हूं। अगली बात सुने, 2024 के अंदर ये एसेट्स हमारे पास कितनी देर के लिए अवेलेबल रहेगा? पूरा साल, क्योंकि आपको खरीदा हुआ है। आगे हर साल पूरा साल रहेगा। बट जिस साल खरीदा तब गौर से देखेंगे कि क्या उस साल पूरा साल हमारे पास था या नहीं। अब जरा पे तरीका देखें, टेक्निकल तरीका, हम प्रॉपर फॉर्मेट में चले जाते हैं। हम लिखेंगे कि एसेट खरीदा कब? 1/7/2023। कितने का? 4 लाख।
आपका ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 2020। आप क्या फाइंड करोगे? डेप्रिसिएशन का फार्मूला वही है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। लाइफ है तो डिवाइड कर दो, रेट है तो मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे? 4 लाख। अब जरा तरीका का देखिए, माइनस 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। ये 6/12 क्यों किया? 2023 में 6 महीने के लिए डेप्शन आई। गॉट इट? कितना? 17,000। और अगर मैं आपसे ये पूछूं पहले साल के बाद बुक वैल्यू कितनी रह गई? 4 लाख में से 50,000 भी साथ माइनस होगा या सिर्फ 17,500? सिर्फ 17,500। 3,82,000। अब हम चले गए, अगर ये बुक वैल्यू पूछेगा तो बुक वैल्यू भी स्टेट की आगे। हम चले जाते हैं आगे, दिसंबर 2024। फार्मूला देखिएगा, 4 लाख माइनस 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%। क्या अब भी 6/12 लिखूं? अब नहीं लिखूंगा, क्योंकि अब ये पुराना हो गया एसेट। 1 साल, अब इस साल ये पूरा साल हमारे पास ही था, क्योंकि जब हमने एसेट खरीदा ना, तो जब तक बेचेंगे नहीं तब तक हमारे पास रहेगा। मंथ का चक्कर, सिर्फ जिस साल खरीदेंगे उस साल आएगा या जिस साल बेचेंगे। और खुशकिस्मती बेचना हमारे सिलेबस में नहीं, खरीदना है, बेचना नहीं है। ठीक है, तो अब बताओ अगले साल की डेप्शन कितनी आई फिर, और दूसरे साल के एंड पे बुक वैल्यू कितनी रह गई? 382,500 माइनस 35,000। 347500। नहीं, पहला 2023 में खरीदी थी एक चीज, ठीक है, और उस साल के एंड तक वो कितनी देर हमने हमारे पास रहा? उस साल के अंदर 6 महीने। डन। अगला साल आ गया, ऐसे तो हमारे पास ही है, तो अगला साल शुरू कहां से हुआ होगा? 1/1/25। एंड कब हुआ होगा? 24। तो कितनी देर हमारे पास वो एसेट होगा? पूरा साल। तो फिर हमने पूरे साल की डेप्शन ली, आगे 6/12 नहीं किया। अब 2025 की अगर हम बात करें, बताओ कितनी डेप्शन आएगी? अब सिर्फ पहले साल चेंज आई, वो भी किस वजह से? क्योंकि एसेट आपके पास कम टाइम के लिए। कितनी बुक वैल्यू आ? 3,12,500। 3,12,500। अब अगर वो आपसे डेप्रिसिएशन पूछता है तो वो भी बता दो, अगर वो आपसे बुक वैल्यू पूछता है तो वो भी। अब अगर वो आपसे कहता है कि मुझे ऐसा करो, मुझे ना हर साल की जो डेप्रिसिएशन है ना उसकी जर्नल एंट्री पास करके, हर साल की डेप्रिसिएशन की याद रखें। एसेट खरीदने की एंट्री है, एसेट बेचने की भी है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। डेप्रिसिएशन की एंट्री है, रेजिडुअल वैल्यू की कोई एंट्री नहीं, कैरिंग अमाउंट की कोई एंट्री नहीं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अपनी जाती कोई एंट्री नहीं। तो एंट्री किसकी है? एसेट खरीदने की और एसेट बेचने की और एसेट के इस्तेमाल करने की, और इस्तेमाल करने को कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो बाकी जो कल एंट्रीज पड़ी थी उसमें एसेट खरीदने का तरीकाकार उसने हर तरह से डिस्कस किया था, एडवांस पे खरीदे, उधार पे खरीदे, सब बताया था। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री देख लें। रेजिडुअल वैल्यू की कोई एंट्री नहीं होती, कैरिंग अमाउंट की कोई एंट्री नहीं होती, एक्यूमुलेटेड एक्शन की भी कोई एंट्री नहीं होती। अच्छा, मुझे देखें जरा, 31 दिसंबर 23 से शुरू किया था, उसकी जो डेप्रिसिएशन आई है ना 17,500, उसकी एंट्री हमेशा साल के एंड पे पास होगी, पहली बात।
और एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या एस मशीन जो है, दोनों में से कोई एक। क्रेडिट कितनी अमाउंट से? 17,500 से। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री हमेशा फिक्स है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट या डेप्रिसिएशन डेबिट मशीन क्रेडिट, मतलब जो एसेट है। किस अमाउंट से? 17,000। फिर दिसंबर 2024 में आप कहोगे सर आपने कहा था कि अक्यूमुलेटेड एसेट की कोई एंट्री नहीं, ये तो डेप्रिसिएशन की एंट्री पास की है। ये किसकी एंट्री पास की है? डेप्रिसिएशन की। अक्यूमुलेटेड एसेट की कोई एंट्री नहीं होगी। वो कहेगा जी पहले साल 10,000 है तो अगले साल 20,000 होगी, तो उसकी एंट्री बताओ, कोई एंट्री नहीं। एंट्री किसकी? हमेशा डेप्रिसिएशन की। अगले साल डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या पास होगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मैंने उसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया, कितनी अमाउंट से भला? 35,000 से, ना कि उसको प्लस करके, क्योंकि डेप्रिसिएशन अगले साल की 35,000। अब दिसंबर 2025 के अंदर अगर डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी होगी तो क्या एंट्री पास होगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और अमाउंट कितनी आएगी? 35,000। तो ये हमारे पास है डेप्रिसिएशन की एंट्री। ठीक होगी बात? जो आज हमने पढ़ा है, जो सीखा है, उसमें एक हमने सीखा कि डेप्रिसिएशन क्या है, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर लाइफ। फिर हमने सीखा जो डेप्रिसिएशन है ये एक तरह का मैचिंग कॉन्सेप्ट है, ये कॉस्ट ऑफ एसेट्स को ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट एक्सपेंस में लिखने का नाम। फिर हमने सीखा कि इसकी यूजफुल लाइफ क्या होती है। यूजफुल लाइफ क्या होती है कि एक एंटिटी कितनी देर के लिए इस्तेमाल करे। फिर हमने सीखा रेजिडुअल वैल्यू। फिर हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में पढ़ा कि उससे डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड की जाती है, और यहां पर हमने छोड़ा कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या चीज है और कैरिंग अमाउंट क्या चीज है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस में से माइनस होती है? कॉस्ट में। इसका जो नेचर है वो क्या है? पहले भी एक काउंटर एसेट पढ़ के आए। अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी काउंटर एसेट है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर क्या बनेगी फिर? क्रेडिट। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर क्या बनेगी? क्रेडिट। वो कहता है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज द डेप्रिसिएशन चार्ज टू डेट कम्युलेटिव ऑन नॉन करंट एसेट। इकट्ठा कर लेना। कैरिंग अमाउंट को बुक वैल्यू भी कहते हैं, रिटर्न ऑन वैल्यू भी कहते हैं, विच इज एसेट प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पेपर में सवाल आएगा, आप अपने नॉन करंट एसेट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर कॉस्ट पे लिखते हो या कैरिंग अमाउंट पे लिखते हो? हम लिखते हैं कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक होगी बात? आज हम यहां तक इसको क्लोज करते हैं। आपने इसकी ये एक छोटा सी एग्जांपल कर लेनी है, एग्जांपल नंबर 4। फिर उसके बाद ये मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड को पढ़ के आना है जी। ये भी आपने पढ़ के आना है, ये कल मैं आपको सिखाऊंगा भी सही। बस ये भी आपने 5 एग्जांपल तक कर लेने हैं और इंशाल्लाह आपको जरूर मसला आएगा, क्योंकि कुछ चीजें मैं अभी नहीं बता रहा। मैं चाह रहा हूं कि एक दफा आप करके आओ तो फिर उसके बाद डिस्कस करें, समझ लग जाएगी। 7वीं एग्जांपल तक करके आने क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 7 तक। और ये जो सवाल किया है ना वही है।